Hi class 9th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसकी वीडियो को देख सकते हो पूरा एंड तक। और पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर जो उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए सेल के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रिजम्स, ये देखिए सेल को ना किस आप इससे समझिए कि ये आपका क्या है, सेल है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े हैं। जैसे कि एक सपोज करिए कोई मशीन है, कोई गैजेट, आप उसको तोड़ो, ओपन करो, देखोगे ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, गैजेट्स वगैरह लगे होते हैं, छोटे छोटे नट है, बोल्ट है, एलईडी हो गया, मदरबोर्ड है, ये सब चीज़ लगी होंगी ना। उसी तरीके से सेल के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट्स कह लो, ऑर्गेनल्स बोलेंगे हम इन्हें, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लाइक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का अपना काम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी अपरेटस होता है इसके अंदर, गोल्गी वैक्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये चीज़ ठीक है। डायग्राम जरूर आना चाहिए आपको सेल का। सेल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल का, तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाने आपको आने चाहिए। लाइजोसोम्स होता है, प्रेजेंट होता है, देखिए लाइजोसोम्स इस तरह का शेप होता है। उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उस तरीके से सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये के सारे क्या होते हैं आपके सेल होता है, और इस सेल का स्ट्रक्चर होता है। अभी सेल के अंदर जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसके फंक्शंस को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग ऑफ अ सेल। देखिए मेम्ब्रेन से आपको समझ आ गया होगा, एक तरह से एक आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। कवरिंग ऑफ अ सेल सेपरेटेड कंटेंट्स, ठीक है, ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन अ लिविंग अ पार्ट ऑफ द। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। सपोज करिए ये आपका एक आखिरी आउटर लेयर है, आउटर लेयर की तरह होता है, और ये अंदर क्या है, कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, वो लिक्विड में भी हो सकता है और किसी भी तरह के फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। इससे कोई डिफाइन नहीं है। बट ये देखिए ये क्या होती है, ये एक तरह से ये मेम्ब्रेन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो ये आउटर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, इससे इस चीज़ को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करती है। बाहर की कोई चीज़ इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकती और अंदर की चीज़ कोई बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। यही काम होता है मेम्ब्रेन का। आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ये देखिए जो ये इसमें दिया गया, ये क्या एक तरह से मेम्ब्रेन का काम कर रही है ना। तो ये मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। यही काम होता है मेम्ब्रेन्स का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसको और भी फंक्शंस होते हैं, उसको देखेंगे अभी हम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग होती है ऑफ द सेल, सेल की कवरिंग होती है। डेट सेपरेट करती है, अलग करती है द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है एनवायरनमेंट से, वरना क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएंगे कंपोनेंट जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी कवरिंग की जाती है। इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या होता है, एक लिविंग पार्ट होता है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अ वेरी थिन, ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, डेलिकेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या कह सकते हो, डेलिकेटेड ही है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल मीन्स कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगा, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगा, सेलेक्टिव चीज़ों को जाने देता है। सेंसिटिव होता है, बेसिकली डेलिकेटेड मतलब सेंसिटिव होता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कंपोज ऑफ लिपिड और प्रोटीन। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो हेल्प करते हैं सिंथेसिस करने में। ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्योर स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। ये भी इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन याद रखिए। ये कवरिंग होती है सेल के ऊपर, जो क्या करती है, सेपरेट करती है सेल के अंदर के जो भी मटेरियल कंटेंट पड़ रहा है और वो एनवायरनमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे। देखिए फंक्शन क्या होता है, एज इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इट अलाउ टू फ्लो लिमिट ऑफ सब्सटेंस नॉट ऑल आउट ऑफ द सेल, ठीक है। इसका काम क्या है कि लिमिटेड चीज़ों को, जैसे ये सेल हो गया, इसकी कवरिंग हो गई ऐसे, तो ये ऐसा नहीं होगा कुछ भी चीज़ों को आने देगा, ठीक है। ये कवरिंग हो गई, कुछ चीज़ों को ये बाहर जाने देगा और कुछ चीज़ को आने देगा, सेलेक्टिव चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्लियर है, क्या करता है, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। इट अलाउ द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन द एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। कुछ लिमिटेड सब्सटेंस आएंगे और जाएंगे, दैट्स इट। ये काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कवरिंग का, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। उसके बाद से बात करते हैं सेल वॉल की। देखिए सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग थिक एंड अ फ्रीली परमेबल कवरिंग मेड अप ऑफ द सेलुलोज। ये किससे मिलके बनता है, सेलुलोज से मिलके बनता है। कौन मिलके बनता है, सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलके बनता है, सेलुलोज से। सेल वॉल इज अवेलेबल इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ज्यादातर सेल वॉल किसके अंदर पाए जाते हैं, आपके
प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। देखिए सेल वॉल क्या होता है, जो इसके बाद से मेम्ब्रेन के बाद से जो लेयर आती है एक और थिक होती है, सेल वॉल कहलाती है वो, ठीक है। एक और लेयर होती है सेल के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या होता है, बेसिकली थिक होता है। देखिए ये आपकी क्या है, ये सेल वॉल है, ये चीज़ क्या है, सेल वॉल है। अब इसके आउटर मोस्ट में कुछ चीज़ें हैं, अब ये आसानी से इधर जा सकती है और आ सकती है, लेकिन क्या होती है, ये भी सेलेक्टिव चीज़ों को ही आने देगा और जाने देगा, ठीक है। फंक्शन को देते हैं, इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है। इट इज डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो शेप होगी, किस तरह का सेल का शेप होगा, वो भी कौन तय करता है, सेल वॉल हेल्प करता है। सेल वॉल का काम क्या क्या हो रहा है, सेल वॉल का काम है भाई शेप को मेंटेन करना, एंड द सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट द डेसिएशन एंड ड्राइनेस इन द सेल, जो सेल होता है सेल के अंदर ड्राइनेस को ना होने देना, उसको बचाए रखना। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट अ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के अंदर को लाने में किसी सब्सटेंस को, देखिए ये आया, ये आ गया ना अंदर, अभी क्या था, ये बाहर था, ठीक है, ये बाहर था, अभी अंदर आ जाएगा। तो ये कौन काम करता है, सेल वॉल काम करता है बेसिकली, कि आउटर मोस्ट में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको इंदर में लाने का काम कौन करता है, सेल वॉल काम करता है। तो इसके आपके बेसिकली 4 फंक्शन है, तो आपको याद रखना, पहला शेप को तैयार करना, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, एंड थर्ड इज डिसीशन या फिर ड्राइनेस सेल के अंदर ना होने देना, एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस के सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने और पहुँचाने में मदद करना सब्सटेंस को, ये सेल वॉल के काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। इट इज अ जेली लाइक, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक होता है, विस्कस होता है। विस्कस समझते हैं आप लोग, जो शहद होता है ना, शहद को आपने कभी देखा होगा, जो थिक टाइप का लिक्विड होता है उसे हम विस्कस बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ये कलरलेस होता है और सेमी फ्लूइड होता है, फ्लूइडी होता है ये। इन अ वेरियस सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द कोलाइडल फॉर्म, ये कोलाइडल फॉर्म होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह का कुछ साइटोप्लाज्म आप देख सकते हो होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली भरा होता है आपके सेल के अंदर पानी की तरह, ठीक है, बस ये थोड़ा विस्कस होगा, थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के 2 टाइप्स होते हैं आपके, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज विच सराउंडिंग न्यूक्लियस, जो आसपास न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। उसका देखो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और सेल के अंदर कौन, बाहर कौन प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म। देखिए इस तरीके का सेल है ना, ये सेल है, ये क्या है, सेल है आपका, ठीक है, ये आपका सेल है। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस होगा कहीं ना कहीं, सपोज करिए ये न्यूक्लियस है आपका। अब न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलोगे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब न्यूक्लियस के बाहर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, सपोज करिए ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी, ये सारी चीज़ें होती है आपकी साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बनता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया होगा। फंक्शन क्या है आपके प्रोटोप्लाज्म का, इट एक्ट एज द स्टोर ऑफ द वाइटल केमिकल लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड शुगर एक्सेट्रा। तो जो आपके अमीनो एसिड होते हैं या फिर शुगर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे आपका प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, स्टोर करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है और इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्शन। देखिए मेटाबॉलिक एक्शन वो होता है जहाँ पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म होती है, वाटर आना वाटर जाना, जो केमिकली चीज़ें होती है, फ्लूइड चीज़ें होती है, वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करता है और अमीनो एसिड और प्रोटीन को अपने पास रखता है। प्रोटोप्लाज्म 2 तरह का होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड द साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया आपका। गोल्गी अपरेटस की बात करते हैं। देखिए गोल्गी अपरेटस का शेप कुछ इस तरह से होता है, ये आपने देखा होगा कई सारे डायग्राम में, ये क्रिस्टल लाइक शेप्स होते हैं इसके। अब देखिए गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है। गोल्गी अपरेटस इज अ बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या फिर गोल्गी अपरेटस भी बोल देते हैं, गोल्गी बॉडी को, ठीक है। इट इज़ अ फर्स्ट डिस्कवर बाय कैमलियो गोल्गी। इसको किसने ढूंढा था, गोल्गी, कैमलियो गोल्गी ने इसकी खोज करी थी। गोल्गी बॉडी को किसने खोज करी थी, कैमलियो गोल्गी ने। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स अरेंज द पैलर एंड ईच अदर। अब इसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ही इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका शेप होता है। अब फंक्शन देखते हैं। गोल्गी बॉडीज स्टोर, मॉडिफाई, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग द सब्सटेंस। देखिए गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है, ठीक है।
किसका क्या काम होता है गोल्गी बॉडी स्टोर का स्टूडेंट्स की? मॉडिफाई करना, पैकेज करना। कोई भी जैसे सब्सटेंस है ना, देखिए बॉडी सेल के अंदर मूव कर रहा है तो उस सेल की बॉडीज को क्या करना, पैकेज करने का काम क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई सब्सटेंसेस है इधर उधर रिमूव कर रहे तो उनको एक जगह इकट्ठा करना, पैकेज करना किसका काम होता है? गोल्गी बॉडीज का। ठीक है, तब एग्जाम में जब भी आए तो फंक्शन लिखोगे आप। ठीक है कि गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है? पैकेजिंग करना, डिस्पैचेस करना सब्सटेंसेस का। और इट इज़ अ हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है हेल्प? गोल्गी बॉडीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, गोल्गी अपरेटस लेयर्स प्रोटीन, हार्मोन्स, प्रोटीन वगैरह को भी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन जरूर याद रखना। फंक्शन क्या है? लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन करना और पैकेजिंग करना गोल्गी बॉडी का काम होता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स की बात करते हैं। देखिए राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक रफ राइबोसोम्स, एक स्मूथ राइबोसोम्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं SCR। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर SCR बोलते हैं और RER बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं अभी हम। देखिए राइबोसोम्स क्या होता है? दीज आर द, ये सारी की सारी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब के सब हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सेल के ही पार्ट्स होते हैं बेसिकली। अब देखिए दीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस अराउंड। अब राइजोम्स क्या होता है? डेंस होता है, राउंडेड बॉडीज होती है और इंटर स्प्रेड होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैला होता है और छोटा सा डेंस टाइप की इसकी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं। ठीक है, राइजोम्स मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड से राइजोसोम्स बनता है, एंड प्रोटीन से और राइबोन्यूक्लिक से कौन बनता है? राइबोसोम्स बनता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 70 टाइप्स। अब इसके टाइप्स ही होते हैं 70 टाइप्स एंड द 80 टाइप्स। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है उसमें किस टाइप का प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स? 70 टाइप का। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 80 टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन को बनाना। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनता है सेल के अंदर? राइबोसोम्स ही बनाता है। राइबोसोम्स बेसिकली अ प्रोटीन फैक्ट्री सब यूनिट। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होता है? एक तरह से आपका क्या होता है? राइबोसोम्स बेसिकली अ प्रोटीन फैक्ट्री सब यूनिट, जहाँ पे मेकिंग ऑफ अ प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन्स बनता है वो कहाँ, वो चीज़ वो क्या जगह होती है? वो राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स ही प्रोटीन को फॉर्म करता है, बनाता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो राइबोसोम्स का? प्रोटीन को फॉर्म करना, बनाना। ठीक है, अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली ईच सब यूनिट डज नॉट नेसेसरी वर्क फॉर थ्रू प्रोटीन इन सिंथेसिस। ऐसा नहीं होता, इसमें जो सारा प्रोसेस होता है ना, अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वट each subunit does not, it is not necessary to walk through protein synthesis step by step। अब इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपका राइबोसोम्स का फंक्शन है। बेसिकली राइबोसोम्स का जब भी फंक्शन पूछे आप बता सकते हो, प्रोटीन को बनाना होता है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे टाइप्स होते हैं इसके, शेप होता है। उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। जो भी सेल को एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है एनर्जी, सेल के अंदर जो एनर्जी होती है ATP वगैरह होती है, इन सब्सटेंसेस को फॉर्म करना। अब देखिए इसके शेप को डिस्कस कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्मॉल रूट शेप। इसका शेप कैसा होता है? रूट शेप टाइप का शेप होता है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। पे कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। एंड आउटर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन इसकी कैसी होती है? स्मूथ होती है। इस पर कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का आर स्मॉल शेप, ये क्या होता है? एक स्मॉल शेप होता है इसका, रोड शेप टाइप शेप होती है इसका। आप देख सकते हैं इस तरह का शेप होता है इसका, है ना, बीन टाइप्स, थोड़ा ऐसा, थोड़ा इस टाइप सा जो शेप है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जरूर आपको आना चाहिए। शेप कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो शेप जरूर याद रखिएगा। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर जो होता है स्मूथ होता है, इनर इज प्रोजेक्टेड होता है। इनर थोड़ा रफ टाइप का होता है। ठीक है, न्यूमरस फिंगर प्रोजेक्शन होती है। देखिए जो इनर लेयर है उस पर क्या इस तरह से प्रोजेक्शन है ना, इस पर ऐसे ऐसे है, देखो ये है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इसमें एक शेप होता है, उस शेप को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। ये कई बार पूछ लिया जाता है। क्रिस्टिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह का एक शेप होता है, उस शेप को ही बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखना, क्रिस्टिया बोलते हैं इस शेप को। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से आप बना सकते हो ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनर देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग। एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड कराता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दे स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखता है, और इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी का एक कंपोनेंट कह सकते हो, अभी
थोड़े टाइम के लिए, आप हायर क्लास में इसको अच्छे समझ जाओगे। तो अभी एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है, इतना समझो। देयर फोर इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ पावर हाउस सेल, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पावर हाउस द सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराना। उसके बाद से बात करते हैं हम सेंट्रोम्स और सेंट्रियोल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सेंट्रोम्स इज द फाउंड इन द ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल्स। सेंट्रोम्स किसमें पाया जाता है, आपके सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। इट इज अ बाउंडेड, ये क्या होता है, बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल एज अ होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, राइट एंगल, ठीक है। सेंट्रियोल हेल्प टू सेल डिवीजन, हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। देखिए सेंट्रोल्स का ज़्यादा फंक्शन तो नहीं पढ़ना आपको, बस इतना याद रखो कि सेंट्रोल जो होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर, सेल को डिवाइड करने के अंदर। नया सेल जब फॉर्म होता है तो उसमें कौन हेल्प करता है, सेंट्रोल। और ये सीलिया फ्लैजिला क्या होता है, सेल के ऊपर एक पार्ट होता है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये भी बनाने में हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला को बनाने में हेल्प करता है सेंट्रियोल्स, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल्स। प्लास्टिड्स की बात करते हैं। देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं, बेसिकली आप देखते हो कि फ्लावर्स जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो इतने कलरफुल होते हैं, है ना। प्लांट ग्रीन होता है, प्लांट की जो पत्ती होती है हरी होती है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं प्लास्टिड्स। ये सब कुछ किसके होता है, प्लास्टिड्स के अंदर होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर, है ना। प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स, ठीक है। एलिमेंट के एनिमल के अंदर क्या होता है, हमेशा अब्सेंट होगा, ठीक है। एनिमल का कोई कलर इस तरह से जो फंक्शन होता है पत्तियों का, इस टाइप का एनिमल के अंदर जो नहीं होता है, इसीलिए जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर आर द यूजुअल स्पेरिकल एंड डिस्कोइडल शेप होता है इसका। दीज आर द डबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स आल्सो हैव अ ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। अब प्लास्टिड्स को 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सिंपल सी बात है, जिस प्लांट के अंदर ग्रीन कलर होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, खाना बनाने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद से हम डिस्कस करते हैं क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है। कलरफुल जैसे आपके फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो कलर प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कलर प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है। कलरलेस प्लास्टिड, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द वेरियस सब्सटेंस लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। तो ल्यूकोप्लास्ट का बेसिकली क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन ये क्या कंटेन करता है, प्रोटीन और फैट को, ठीक है। तो प्लास्टिड का कॉन्सेप्ट समझा। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिस होते हैं प्लांट सेल। प्लास्टिड्स का खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसका एक पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है और खाना बनाने में हेल्प करता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है कलरफुल, जैसे आपके फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसमें हेल्प करता है उसको कलरिंग देने में। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसके टाइप्स हो गए प्लास्टिड्स के, आप ये डायग्राम भी देख सकते हो आसानी से। तो ये हो गया, और ये इसका इंटरनल डायग्राम होता है क्लोरोप्लास्ट का। उसके बाद देखिए लाइजोसोम्स का क्या 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 होता है। बेसिकली लाइजोसोम्स जो होता है वो क्या होता है, लाइजोसोम्स आर फॉर्म बाय गोल्गी बॉडीज। हमने पढ़ा था गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, लाइजोसोम्स को फॉर्म करते हैं। लाइजोसोम्स को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडीज। दे आर स्मॉल एंड स्पेरिकल शेप, इनका शेप जो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है, ठीक है, हजम कर जाता है। इनक्लोज द मेम्ब्रेन के अंदर ही। एंड दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक एंड सेल मोस्ट इन एनिमल। ये ज़्यादा यूकैरियोटिक के अंदर और एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। लाइजोसोम्स ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, इंसानों के अंदर और एनिमल के अंदर। फंक्शन क्या है, लाइजोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फॉरेन एंड सब्सटेंस रोन आउट ऑफ द सेल। जो बाहर से जो भी सब्सटेंस आते हैं या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देता है। ये देखिए, ये क्या मान लीजिए फालतू सब्सटेंस है, ये आया अपना लाइजोसोम्स अटैक किया, उसको खा गया, डर खत्म, ठीक है। तो ये काम होता है लाइजोसोम्स का। दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस। अब सेल क्या हो, खराब ना हो, सेल डैमेज ना हो, उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल जो सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है, दे हेल्प टू किल। अब जो हमारा सेल है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें है। सपोज करिए ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये अनवांटेड चीज़ें है, ठीक है। अब इन सबको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइजोसोम्स ही करता है। ये क्या करता है, इसको किल कर देगा, ऐसे खाएगा, एंड जिसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। उसके बाद से ड्यूरिंग
the disturbance of the cellular metabolism, for example like gets damage lysosomes। जब भी क्या होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर के अंदर क्या होता है कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, ठीक है, तो लाइजोम्स क्या करता है उसको खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है बेसिकली। देयरफॉर लाइजोम्स इज नोन एज अ सुसाइडल बैग। एक चीज़ जरूर नोट करो, सुसाइडल बैग सेल किसे बोला जाता है, हम लाइजोम्स को बोलते हैं। ये क्या करता है कोई भी अनवांटेड चीज़ है उसको खाएगा, इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा और फिर इसको डिस्ट्रॉयड कर देगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग होता है लाइजोसोम्स, ठीक है। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं लाइजोसोम्स कौन फॉर्म करता है, गोल्गी बॉडीज। लाइजोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बाहरी पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो भी चीज़ें सेल वगैरह होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कई बार क्या होता है ये प्रोटेक्ट भी करता है, बैक्टीरिया और वायरस से सेल को भी खराब नहीं देता, अटैक करते हैं अगर बैक्टीरिया वायरस तो लाइजोसोम्स से प्रोटेक्ट करता है। दे हेल्प टू कीप अप द क्लीन, और उसको क्या करता है क्लीन करने में मदद करता है, ठीक है, लाइजोसोम्स। एंड ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अब जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उस पर जो भी जिस तरह से डैमेज वगैरह होती है उसको क्या करता है इनगल्फ कर लेता है। ये हो गया। उसके देखिए वैक्यूल्स की बात क्या करते हैं। सेल के अंदर जो सबसे लार्ज साइज होता है जिसमें वाटर का 90% स्पेस जो होता है वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो वैक्यूल्स होते हैं। देखिए वैक्यूल्स आर अ लिक्विड सॉलिड फील्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर अ लार्ज एंड परमानेंट। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर अ स्मॉल इन अ साइज एंड द टेम्परेरी, ठीक है। जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है साइज में क्या होते हैं, तो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल हो गया आपका, ये एक तरह से एक बैग की तरह काम करता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है वाटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन अ मेच्योर प्लांट सेल, अगर कोई मेच्योर प्लांट सेल होता है उसका तो 90% स्पेस इज द सेल वॉल्यूम। सेल में जितना पानी होता है वो उसका 90% पानी किसके अंदर प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू साइज द सेल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड द शिफ्टेड टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसकी वजह से क्या होता है जो भी आपके सेल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट होते हैं। यही बस वैक्यूलर काम होता है, कोई स्पेशल काम नहीं होता। बस ये जो आप देखते हो किसी भी सेल के अंदर तो ये उसका नाम वैक्यूली होता है। उसके बाद से आता है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। अब ये दो तरह के थे जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। पहला होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इसका स्ट्रक्चर फैला होता है। और कैसा होता है ट्यूब लाइक होता है। इट इज अब्सेंट इन अ प्रीयूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है अब्सेंट होता है किसके अंदर प्रीयूकैरियोटिक सेल के अंदर ईआर नहीं होता है, ठीक है। और मैच्योर आरबीसी मैमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इन दोनों के अंदर। उसका देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सरफेस। जो सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होते हैं रफ होते हैं। और जो राइबोसोम्स आर एब्सेंट, जहाँ पे राइबोसोम्स क्या होता है एब्सेंट होते हैं उससे हम बोलते हैं स्मूथ, ठीक है। जिसके अंदर राइबोसोम्स है ही नहीं उससे हम क्या बोलेंगे स्मूथ। और जिसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उससे हम क्या बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब इसके फंक्शन देखते हैं। इट गिव्स द इंटरनल सपोर्ट ऑफ सेल। सेल को क्या प्रोवाइड करता है इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कोई भी सब्सटेंस अगर जाएगा तो कौन हेल्प कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। और इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हेल्प करता है। तो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सामान निकलता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी अपरेटस। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी बॉडीज, ठीक है, हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी बॉडीज को बनाने में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हेल्प टू सिंथेसिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने में और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हमारा ईआर जो होता है वो हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है वो लिपिड को बनाने में और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो आपका लिपिड है उसके लिए कौन काम आता है एसईआर, स्मूथ वाला काम आता है, ठीक है, एसईआर इसके अंदर काम आएगा। और जो आपका प्रोटीन होता है उसको बनाने में ट्रांसपोर्ट हेल्प करने में आरईआर काम आता है, ठीक है, रफ वाला काम आएगा। तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। इनके दो टाइप होते हैं स्मूथ और रफ। जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोला जाता है और जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है उसे स्मूथ बोला जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस इज अ डेंस एंड स्पेरिकल ऑर्गेनिजम्स। न्यूक्लियस क्या होता है डेंस होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से लिक्विड इकट्ठा होता है। न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन। दो तरह के मेम्ब्रेन होता है
बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, एक में न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर एनवलप कंटेनिंग अ मैनी पोर्स नोन एज अ न्यूक्लियर पोर्स। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल और छेद प्रेजेंट होते हैं। द फ्लूइड विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता था। न्यूक्लियस कंटेन अ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स कंटेन अ जीन्स। अब जीन क्या होते हैं, जीन वो होते हैं जो हमारे मदर फादर से में मिलते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो जीन आते हैं मदर और फादर के, जिनकी जिसकी वजह से उनके जैसे कैरेक्टर, उनके जैसा फेस है ना हमारे अंदर डेवलप होते हैं, हम होते हैं उनकी तरह सिमिलर टाइप्स के भी होते हैं, फेसेस हमारे मदर फादर से मिलते हैं। सब कुछ किस लिए होता है, जीन जब ट्रांसफर होते हैं तो। ठीक है, तो वो हेल्प करता है न्यूक्लियस। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, लाइक हेयर कलर हो गया, आइज हो गया, ये सारे के सारे आपके कहते हैं आपके मदर फादर से आपको मिलता है। तो ये सेल कौन सा हेल्प करता है, फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द। देखिए सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन होता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है और एक जगह पे क्या है, बहुत ही लो प्रेजेंट है। तो जो हाई अमाउंट और कंसंट्रेशन से लो की तरफ ट्रांसफर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ हाई कंसंट्रेटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, जहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे बहुत सारा सब्सटेंस प्रेजेंट है एक जगह पे, तो वो हमेशा लो कंसंट्रेटेड सब्सटेंस की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता है। उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, समझे। सपोज करिए आपने घर में एसी चलाया है ना, और आपके घर में कूलिंग हो गई, गैस भर गई, वो एसी वाली कूलिंग है। अब अगर खिड़की खोलोगे, विंडो खोलोगे या फिर डोर ओपन करोगे, तो वो आपकी जो घर की हवा थी, घर की जो गैस थी, ठंडी हवा, वो बाहर की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि जो ठंडी हवा थी आपके घर में ज़्यादा कंसनट्रेट हो गई, उसका कंसंट्रेशन हाई हो गया था आपके घर में। ठीक है, दैट्स वाई कूलिंग हुई थी। तो वो क्या करेगी, वो गैस बाहर की तरफ जाने लगती है और आपका घर क्या हो, धीरे धीरे कूल से नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। ठीक है, बाकी आप इस इमेज को भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट है इस एरिया में, आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। कोई भी चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है और इधर कम है, तो ज़्यादा से कम वाले की तरफ जाने की कोशिश करती है। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, उसी तरह से डिफ्यूजन जो होता है दो तरह से हो सकता है, मतलब डिफ्यूजन भी होता है और एक ऑस्मोसिस भी होता है। तो भी हम डिफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं। During the respiration, carbon dioxide give out waste product and accumulate a high concentration of inside। कई बार हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम जब सांस एक्सेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाहर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये आपका डिफ्यूजन था। उसके बाद से ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है, किसी मेम्ब्रेन से, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब वाटर मूव कर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन, सपोज करिए यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे जो पानी क्या है, कम है। अब ये एक मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन हमेशा क्या होती है, सेलेक्टिव, SPM बोलते हैं इसको, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देख सकते हो आप डायग्राम में। अब यहाँ से पानी इधर को मूव करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा थ्रू द SPM, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। आप इसे देख सकते हो। सपोज करिए यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन क्या था, पहले क्या था, यहाँ पे ज़्यादा था, अब यहाँ से इधर को मूव कर गया, या फिर वहाँ से इधर को मूव कर गया थ्रू द SPM। इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यही डेफिनेशन आप लिखेंगे ऑस्मोसिस का, कि प्रोसेस वो जो मूवमेंट होता है वाटर का थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका ऑस्मोसिस है। अब देखिए ऑस्मोसिस को कुछ डेफिनेशन तैयार की गई है, लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। इस चीज़ को सबसे पहला आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए सपोज कीजिए आपका ये क्या है, सेल है, ठीक है, डायग्राम्स तो दे ही रखे। अब इस सेल के अंदर ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे किस चीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बाहर क्या है, कम है। तो जब अंदर ज़्यादा है और से तो बाहर कम है, तो अंदर से कोई भी चीज़ क्या करेगी, बाहर को मूव करेगी।
इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोटेनिक, मतलब कि सेल के अंदर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई सेल से कोई भी चीज़ बाहर की तरह मूव करने लगता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। देखिए, इफ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग सेल इज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, ओ सॉरी अपोज, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल। अब सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, लाइक रिएक्शंस होना, लिक्विड रिलेटेड, फ्लूइड रिलेटेड, वो सारी जो वाटर रिलेटेड, वाटर कंसंट्रेशन वगैरह को लेकर जो भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो पहला फंक्शन क्या होगा न्यूक्लियस का, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। उसके बाद से क्या आता है, न्यूक्लियस इज अ स्टोर हाउस ऑफ द जीन्स, जीन को स्टोर करना, एंड विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नेदर सर्वाइव एंड नो शो द स्पेशलाइज एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो जीन को स्टोर करता है, कंटेन करता है। ठीक है, अब विदाउट न्यूक्लियस क्या होता है, कोई भी सेल जो होता है वो अपने जीन्स को और करेक्टर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो हेल्प करता है आपको करेक्टर्स को ट्रांसफर करने में जीन्स को। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का काम हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना और जीन को स्टोर करना। ठीक है, ये होता है। इसके शेप देख सकते हो आप कैसा होता है, इसके अंदर कुछ इस तरह से न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोटीन वगैरह प्रेजेंट होता है, ये कई सारे शेप होते हैं। ठीक है, देख रहे हो आप इस शेप को, देखो कितना मस्त है ये शेप। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए जीन वगैरह, जीन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक डीपली टॉपिक है जो आप 11th क्लास के बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। तो ये आपका न्यूक्लियस का टॉपिक था। उसके बाद से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, यूनिसेलुलर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलके बनते हैं। सपोज करिए ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है ये, और इसके पास सिर्फ एक तरह का सेल है, ए नाम का एक सेल है, वो सिर्फ ए नाम के सेल से मिलके बना है। ठीक है, ए पूरे के अंदर सिर्फ ए नाम का सेल है। और सपोज करिए एक दूसरा ऑर्गेनिजम्स है, ये रहा दूसरा ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये पहला ऑर्गेनिज्म है आपका और ये सेकंड ऑर्गेनिज्म है। सपोज करिए वैसे इसमें डिफरेंट टाइप के सेल है, लेकिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है, फिर ए भी है, फिर बी भी है, सी है। मतलब इसमें क्या है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से मिलके ये बनता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं, मल्टी, नाम से पता लग रहा है, मल्टी मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, और यूनि मतलब वन सेलुलर। समझा? तो बॉडी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज बाय द सिंगल सेल। इसका एग्जांपल एमीबा हो गया। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल। इसके ये प्रोकैरियोटिक इसका नेचर होता है और इसका यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होते हैं। सिंगल कैरियर आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस, सिर्फ एक ही सेल होता है और वो पूरी लाइफ में काम आता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, उनका स्पेशल फंक्शन होता है। लाइक हमारी बॉडी देख लीजिए, आपके जो नेल्स हैं वो भी एक सेल से मिलकर बना हुआ है, उसको कट करोगे, आपके हेयर्स है वो डिफरेंट तरह के बिहेव करते हैं। उस तरीके से आपके बॉडी के आईज है, स्किन है, ये डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हर आँख, नाक, कान, बाल, ये सब अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से इंजुरी ऑफ द सेल इज कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर एक सेल को डिफेक्ट हो जाए तो डेथ कर जाता है। बट जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका अगर सेल डेथ हो जाता है तो वो ऑर्गन डिस्ट्रॉयड हो सकता है बट पूरी बॉडी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती। सपोज अगर आपकी आंख का सेल डिस्ट्रॉयड होगा तो आपकी आंख डिस्ट्रॉयड होगी, उससे आपका सर या फिर पूरी बॉडी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी। ये ह्यूमर और मल्टी सेलुलर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एग्जांपल एमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के अंदर एग्जांपल है, जो डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया हो, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। उसके बाद देखिए, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस की गई। लेकिन सपोज करिए इन द मीडियम ऑफ सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन इन सेल। ठीक है, अगर ये एक बात कहता है कि अगर आपकी जो सेल है, सेल के आसपास जो चीज़ें हैं वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि बाहर जो है कंडीशन, बाहर जो है कोई भी चीज़ ज़्यादा है। सपोज करिए ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये सब कंपोनेंट्स वगैरह प्रेजेंट है, और ये जो बाहर है ना, यहाँ पे वाटर क्या है, लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे पास में इसके आसपास क्या है, वाटर ज़्यादा है। तो अब ये वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की क्या है, ज़्यादा है। सेल के सराउंडिंग, सेल के बाहर यानी सेल के आसपास वाटर ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर कम है, तो बाहर से सेल के अंदर सॉल्यूशन आने लग जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सेल विल गेन द वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच इज डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है जब सेल के अंदर तो पानी कम है लेकिन बाहर की तरफ सेल के बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो बाहर से जो वाटर है ना वो सेल के अंदर आने लग जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस, थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस पासिंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होगा बोथ साइड, बट नॉट वाटर विल एंटर दिस सेल्स, द
सेल स्टोर स्वेल अप एंड इंक्रीज द वॉल्यूम एंड द प्रोसेस कॉल्ड द एंडोमोसिस। एंडोमोसिस क्या होता है कि अब बाहर से क्या होगा, बाहर से जो भी कंसर्न सेल, बाहर से जो भी वाटर मोलिक्यूल्स है या फिर दूसरी चीज़ें वो क्या होगी सेल के अंदर आ जाएंगी और उससे क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रहा एग्जाम्पल, ये हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल है। ये देखो आप इसको डायग्राम को एज्यूम करके रहे होंगे, देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम को सिर्फ हाइपोटोनिक के लिए है ना, बाहर की चीज़ें अंदर आ रही हैं, तो पहले पतला था अब ये क्या होगा, मोटा हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोस्मोसिस की बाहर से जब चीज़ें सेल के अंदर आती हैं, सेल का साइज या वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसी प्रोसेस को हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद देखिए इसे आइसोटोनिक होता है। देखिए आइसोटोनिक क्या है कि जो बाहर और अंदर दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, बाहर जितना है उतना अंदर भी है, तो इसमें क्या होगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, ना सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी ना सेल से बाहर कोई चीज़ जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल, सेम है, बाहर भी इतना ही है अंदर भी इतना ही है, दिस नेट मूवमेंट ऑफ द सेल अक्रॉस द वाटर इज जीरो, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना अंदर आएगा ना बाहर, इस कंडीशन को हम आइसोटोनिक बोलते हैं। उसका देखिए हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सिंपल कि जो सेल होता है ना उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट भरा है। देखिए इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट भरा है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इस वाले डायग्राम को देखो, इसके अंदर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर भरा है, तो बहुत ज़्यादा भर गया तो अब ये बाहर की तरफ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि पानी क्या होगा इसमें से निकल के बाहर एनवायरमेंट में चला गया। इफ़ द मीडियम सराउंडेड द सेल हैज़ अ लोअर वाटर कंसंट्रेशन दैट इनसाइड द सेल will lose water through the osmosis, such concentration called a hypertonic solution। ठीक है, मीन्स कि जो आपका सराउंडिंग मीडियम है बाहर की तरफ है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो क्या कम है, तो बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आएगी, सेल के अंदर से चीज़ बाहर जाएगी, उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो ये आपके 3 कंडीशन थी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। Hi class 10th, welcome to our channel Rising Classes. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos। आज हम डिस्कस करने वाले एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिस्कस करना। देखिए सबसे पहले होता है आपका प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। वेरी इन अ सेवरल फंडामेंटल फैक्टर्स सच एज अदर यूकैरियोटिक्स। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल कंटेन अ न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्लांट के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वन ऑफ द नेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट सेल प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। इसके अंदर एक खास बात क्या होती है कि प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसके डायग्राम को अगर देखते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पोर भी होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, साइटोप्लाज्म होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सेल के डायग्राम को देखें तो राइबोसोम्स होता है, साइटोक्लेन होता है। ये सारी के सारे आपका ये सेल है। सेल के अंदर ये सारी चीज़ें ऑर्गेन्स वगैरह क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिनके फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, और इसी तरीके से वेसल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये सारे के सारे सेल के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। गोल्गी एपरेटस होता है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रॉक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके प्लांट सेल का एग्जाम्पल, सेल का डायग्राम होता है। इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सपोज करो ये सारी चीज़ें एक कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि कोई भी एक आप मान लो कोई भी मदरबोर्ड हो या फिर आप उसको किसी भी चीज़ को ओपन करते हो उसको देखते हो ना, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। उसी तरीके सेल के अंदर ये सब सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अपना अपना एक फंक्शन होता है जो हेल्प करती है सेल को बिल्डअप करने में। ठीक है, लाइफ करने में। इनका सबका अपना अपना काम है। लाइक साइटोप्लाज्म का अपना काम है, सेल मेम्ब्रेन का काम है, वैक्यूल्स का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, गोल्गी एपरेटस का काम है, लाइसोसोम्स का काम है। तो ये सेल आपका प्लांट सेल का एग्जाम्पल था। उस तरीके से एनिमल सेल की बात करते, देखिए एनिमल सेल आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सही है कि जो एनिमल्स है उनको बनाने में काम आते हैं ये सेल, एंड दे आर अ यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्या होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल है, मीनिंग ऑफ दैट दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रू स्प्लाइस स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स कैरी द डिफरेंट फंक्शंस। अब डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उनको डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, द शेप ऑफ द एनिमल ऑल्सो वेरीज। अब जो इसका सेल का शेप है वो वेरी करता है, कहीं फ्लैट होता है, किसी के अंदर ओवल होता है, किसी के अंदर रोड शेप होता है। देयर आर ऑल्सो मोर इंटरग्यूनिंग शेप सच एज अ कर्व शेप हो गया, स्पेरिकल शेप हो गया, कनकेव हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक साइज। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं कई सारे सेल। ठीक है, अब देखिए सेल के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्रिजम्स, ये देखिए सेल को ना किस आप सच समझिए कि ये आपका क्या है, सेल है। अब इस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट। जैसे कि एक सपोज करिए कोई मशीन है, कोई गैजेट है, आप उसको तोड़ो, ओपन करो,
देखोगे ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, गैजेट्स वगैरह लगे होते हैं, छोटे छोटे नट है, बोल्ट है, एलईडी हो गया, मदरबोर्ड है, ये सब चीज़ लगी होंगी ना। उसी तरीके से सेल के अंदर भी कई सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपोनेंट्स कह लो, ऑर्गेनल्स बोलेंगे हम इन्हें, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लाइक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस का अपना काम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्गी अपरेटस होता है इसके अंदर, गोल्गी वैक्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये चीज़, ठीक है। डायग्राम जरूर आना चाहिए आपको सेल का। सेल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल का, तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाने आपको आने चाहिए। लाइजोसोम्स होता है, प्रेजेंट होता है, देखिए लाइजोसोम्स इस तरह का शेप होता है। उस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। उस तरीके से सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये के सारे क्या होते हैं आपके सेल होता है, और इस सेल का स्ट्रक्चर होता है। अब इस सेल के अंदर जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसके फंक्शंस को। तो ये आपका एनिमल सेल था। अब देखिए कंपेयर करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, स्मॉल के अंदर स्मॉल, एनिमल के अंदर स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कलर प्रोवाइड कराता है ना, वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, और लोग क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। फ्लैजिला होता है और ग्लैमिट्स होते हैं, एक गैमेट्स ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसमें सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, गैमेट नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाओ। रिमेंबर, सेल वॉल इसमें होगा प्लांट में, इसमें नहीं होगा, याद रखना। वैक्यूल्स बड़ा होगा, इसमें छोटा होगा। ये बोथ, अब दोनों में क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट और एनिमल में। गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होगा, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और राइबोसोम्स होता है। तो ये आपका सेल को पूरा कंपेयर किया हमने। तो थैंक यू सो मच। क्लास 9 अगर आपको हमारे बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिल सकें। एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।